तो अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, वृद्धिशय का स्वरूप क्या है कि दोषों के वृद्धिशय को अपने अपने स्वरूप के अनुसार जानना चाहिए। जिसमें दोषों के गुणों के विपरीत गुणों का क्षय होता है तो दोषों की वृद्धि जाननी चाहिए। देखो समझो क्या है कि दोष, ये दोष है, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए कफ है ना, उसके विपरीत गुणों का क्षय अगर होता है। ये माइक किसका ऑन है, ऑफ कर लो बेटे, सब लोग चेक कर लो। तो ये हंसा क्या कलाकारी कर रही है यहाँ पे, हंसा मत करो। तो विपरीत गुणों के क्षय से दोषों की वृद्धि जाननी चाहिए। दोष के, जैसे कफ का एक विपरीत गुण, कफ का कोई विपरीत गुण बताओ, क्या है, चल। जैसे कि गति, गति जो होता है कफ का विपरीत गुण है ना। इसका अगर क्षय हो जाता है, अगर गति का क्षय हो गया तो इस दोष की वृद्धि जाननी चाहिए। मतलब ये कुल मिला के एकदम फालतू की बात है, इसकी बस लैंग्वेज को समझना कि ये जो दोष है इसका जो विपरीत कर्म है, अगर वो विपरीत कर्म उसका क्षय हो गया, इसका विपरीत कर्म क्षय हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कफ की वृद्धि हो गई। अगर मैं बोलूँ कि मेरे शरीर के अंदर गति जो चल गुण था वो कम हो गया, तो तुम क्या बोलोगे कि बस आपका कफ बढ़ गया होगा। फिर बस यही बात है ना, बस ये चीज़ इसके अंदर बताइए। फिर देखो दोषों के विपरीत गुणों की अगर वृद्धि हो जाती है तो दोषों का क्षय समझना चाहिए। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे बॉडी के अंदर है ना जो गति, जो चल गुण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी बढ़ गई है मेरे अंदर, तो तुम क्या बोलोगे कि अगर ये बढ़ गया इसका मतलब क्या हो गया, बस आपका कफ का क्षय हो गया। तो बस यही चीज़ इसके अंदर बताई हुई है। तो ये ऐसा कुछ, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, बस इसको ऐसे ही समझ लो कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने ये एक बात करी है, दूसरी ये इंपॉर्टेंट बात इसके आगे करते हैं कि अगर मलों का संग हो जाता है तो उसमें दोषों की वृद्धि जाननी चाहिए, और मलों का अति विसर्जन हो गया तो मल का क्षय जानना चाहिए। देखो अगर मल रुक गया है ना, समझ लो 3 मल थे अपने और वो जो थे वो रुक गए हैं, तो जो अगर उनका पाथ ब्लॉक हो गया, वो रुक गए तो वो इकट्ठा होते रहेंगे तो उनकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही बात है कि अगर मलों का संग हो गया इसका मतलब क्या हो गया, उसकी वृद्धि है, वृद्धि हुई होगी तभी तो संग हुआ। फिर क्या है कि अगर मलों का अति विसर्जन है, अगर अति प्रवृत्ति है, अति प्रवृत्ति होगी तो मल खत्म हो जाएंगे तो मल का क्षय हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ फालतू की लग रही होगी लेकिन ये प्रॉफ के अंदर तो नहीं, पीजी के अंदर बहुत पूछते हैं ये, है ना, इसमें एआर में पूछते हैं, असर्शन रीजन के अंदर पूछते हैं बहुत चीज़। तो इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना, ठीक है, कि कब वृद्धि होगी और कब क्षय होगा। अगर संग हो गया मतलब वृद्धि हो गई, ठीक है, और अगर अति प्रवृत्ति है मतलब क्षय हो गया, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे एक कंसेप्ट बताएंगे कि जो मल जो है ना उसके संचय की तो बॉडी को आदत होती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं नहीं करके भी किसी ना किसी को कभी ना कभी तो होता ही है, और मल के हमेशा क्षय की तो बॉडी को आदत लगी हुई रहती है। तो इसके लिए ये क्या हो गया, बॉडी के लिए ये साथ में हो गया। लेकिन जो सॉरी क्षय नहीं, वृद्धि, वृद्धि की बात कर रही हूँ मैं, मल की जो वृद्धि होती है उसकी बॉडी को आदत लगी हुई होती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कहीं मल का क्षय हो जाता है तो वो बहुत पीड़ाकारक होता है, क्योंकि उसकी हमें आदत नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ जहाँ क्षय होता है वहाँ वहाँ वात बढ़ती है, और वात अकेले नहीं आता, वात साथ में पित्त और कफ को भी कुपित करेगा कहीं ना कहीं, और दूसरी चीज़ 80 तरह के डिजीज़ और करेगा। पित्त से 40 होगी, कफ से 20 होगी, लेकिन वात से टोटल 80 तरह के डिसऑर्डर होंगे, और साथ में ये पित्त और कफ को कर देगा, तो ये टोटल 120 डिजीजेस कर सकता है बॉडी में। इसलिए वात की हमेशा ध्यान रखना है। तो तुम्हें कंसेप्ट क्या याद रखना है, सिर्फ यही कि जो क्षय होता है वो वृद्धि से ज़्यादा खराब होता है, ठीक है। तो एक ऐसा ही और कंसेप्ट आता है कि स्थौल्य कार्श्यम वरम, ऐसे ही है कि जो मोटा व्यक्ति होता है उससे अच्छा पतला होता है, क्योंकि पतले को अपन मोटा कर सकते हैं लेकिन मोटे को वापस पतला करना मुश्किल होता है। तो वो आगे की बात है, चरक सूत्र में आएगा। अब देखो, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पे इसका है, आश्रय आश्रयी भाव। इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत बार पूछा गया है ये आश्रय आश्रयी, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से समझना, इसका अप्लाइड भी अच्छी तरीके से, और दूसरा इसको लिखोगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करोगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। देखो अपने पास में क्या है, आश्रय आश्रयी भाव का क्या मतलब होता है, एक है अपने पास आश्रय, दूसरा है आश्रयी, ठीक है। आश्रय का मतलब जो स्थान होता है कोई चीज़ का, है ना, और आश्रयी मतलब जो आकर के रहता है उस जगह में, ठीक है। इतना समझते हो, आश्रय मतलब कोई स्थान, और आश्रयी मतलब जो उस स्थान में आकर के रहे। तो अपन को पता है कि जो दोष होते हैं वात पित्त कफ, वो धातु के अंदर आश्रय करके रहते हैं, धातु के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो आश्रय हुआ वो क्या हो गया, वात पित्त और कफ हो गया, और जो आश्रय हो गया मतलब जो स्थान हो गया वो अपनी धातुएं हो गई। अब धातुएं कितनी हैं, 7 धातु हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन धातु
एक फर्स्ट चैप्टर मैंने तुम्हें बोला था कि कई बहुत सारी जगह पर धातु का मतलब जो धारण करे, तो धारण करने वाले तीन होते हैं, दोष, धातु और मल। तो यहाँ पे दोष, धातु, मल तीनों की बात होती है। तो दोष तो इधर आ गए, यहाँ पे आश्रय कौन कौन हो सकता है, या तो धातु हो सकती है या फिर मल हो सकता है। ठीक है, तो 7 धातुएं और 3 मल जो होते हैं वो हमारे आश्रय हो गए, और आश्रय ये 3 वात पित्त कफ हो गए। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अपन देखेंगे कि कौन सा दोष जो है वो कौन सी धातु के अंदर आश्रय करके या कौन से मल के अंदर आश्रय करके रहता है। तो देखो, वात वात जो दोष होता है वो किसके अंदर रहता है, वो अस्थि धातु के अंदर रहता है। अस्थि के अंदर जो बीच में जगह होती है ना, मैं से बोलते हैं कि वहाँ पे वात आकर के आश्रय रहता है। ठीक है, वात हो गया। फिर पित्त, पित्त कहाँ रहता है, देखो यहाँ पे पित्त स्वेद और रक्त के अंदर रहता है। तो रक्त तो धातु हो गई और स्वेद क्या हो गया, मल। तो रक्त और स्वेद के अंदर किसका स्थान हो गया, वो पित्त का हो गया। अब पीछे जितने भी चीज़ बचती है, पीछे 7 चीज़ें बच जाएगी। तो देखो, रस बच गया है ना, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, तो 5 तो ये धातु, और 2 चीज़ें क्या हो गई, मूत्र और पुरीश, 2 मल हो गए। तो ये 7 चीज़ों के अंदर बची हुई जो चीज़ें होती है उसके अंदर कफ आश्रय करके रहता है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट, ये पूरा अपना कंसेप्ट बन गया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये ऐसे है कि ये जो 2 चीज़ें हैं ना, अपन ने क्षय वृद्धि के कर्म देख लिए। अब अगर अपन को पता चला कि कहीं इसका पित्त क्षय हो रहा है, पित्त में क्षय हो रहा है, ठीक है, तो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आप एक चीज़ को बढ़ाने के लिए कोई चीज़ दोगे ना, एक चीज़ को बढ़ाओगे तो ये दूसरा जो इसका आश्रय है वो भी बढ़ेगा। या फिर अगर आप रक्तवर्धक कोई चिकित्सा देते हो, रक्त को नॉर्मल करने वाली कोई चिकित्सा देते हो, तो इसका इफेक्ट पित्त पे भी आएगा। समझे, क्या है कि अगर आश्रय को कोई चीज़ बढ़ाती है तो वो उसके आश्रय को भी बढ़ाएगी, और आश्रय को बढ़ाती है तो आश्रय को भी बढ़ाएगी। ठीक है, वाइस वर्सा वाला कंसेप्ट इसके अंदर लगेगा। तो इसका यूज़ हम चिकित्सा के अंदर करते हैं। कैसे करोगे, एक कम हो गया तो दूसरे को बढ़ाने की चिकित्सा दे दो। ठीक है, ये नॉर्मल, ये सिंपल कंसेप्ट था। अब इसके अंदर भी कुछ अपवाद आएगा। अपवाद क्या आएगा, वो वात के केस में होता है। वात के केस में इन सब में क्या देखा था अपन ने कि अगर भाई कफ बढ़ रहा है तो रस धातु भी बढ़ेगा, है ना, लेकिन वात के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर वात बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, अस्थि धातु कम हुआ होगा। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है ना, ये मान लो ये अस्थि है आपकी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, कोई हंसेगा नहीं। ठीक है, ये अस्थि धातु है। इसके अंदर मैं बोल रही हूँ कि अस्थि जो मैटर है इसका, ये तो कम होता जा रहा है। तो अगर ये कम होता जा रहा है तो इसका मतलब धातु का क्षय हो रहा है। तो क्या होगा, वहाँ पे वात बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसकी खाली जगह को कौन वात बढ़ेगा, वात भरेगा तो वहाँ पे वात बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि वात जो है वो क्षय हो रही है, वात कम हो रही है, मतलब यहाँ पे कहीं स्पेस कम हो रहा होगा, तो क्या बढ़ रहा होगा, यहाँ पे अस्थि बढ़ रही होगी। ठीक है, ये उल्टा कंसेप्ट इसके अंदर काम करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अपने पास में 2 कंसेप्ट बन गए, आश्रय आश्रय का कि एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा बढ़ता है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, जहाँ पे वात और अस्थि का है कि इसको बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट आ गया। अब इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ते हैं। तो ये ऊपर वाला तो वही था कि जिसके कारण जो औषध एक को बढ़ाती है, मतलब आश्रय को बढ़ाती है, वही दूसरे आश्रय को भी बढ़ाती है, और एक को घटाती है तो दूसरे को भी घटाती है। लेकिन अस्थि के अंदर, अस्थि के संबंध में ऐसा नहीं है, अपवाद होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे और बता रहा है कि शरीर में जो भी वृद्धि होती है वो किससे होती है, वो संतर्पण से होती है, तर्पण से होती है। संतर्पण अपतर्पण मैंने बताया था तुम्हें क्या होता है, एक तरीके से लंघन ले लो अपतर्पण को और बृंघन ले लो संतर्पण को, मतलब अच्छा तरीके से खिला के उसको मोटा ताज़ा करना, उसकी सारी धातु को बढ़ाना, वो होता है संतर्पण। और उसका उल्टा करो तो वो होता है अपतर्पण। ठीक है, तो देखो किसी भी चीज़ की अगर वृद्धि हो रही है ना, कोई धातु बढ़ी हुई है, उसकी अगर अपन को चिकित्सा करनी है तो उसमें तुम अपने कॉमन सेंस से बताओ तो क्या यूज़ करोगे, उसमें अपतर्पण यूज़ करोगे ना, कि भाई अगर बढ़ रहा है तो उसको कम करना है तो उसमें अपतर्पण करा दो। अगर किसी धातु के अंदर कमी हो रही है, आश्रय आश्रय किसी की भी तो कमी हो रही है तो उसको बढ़ाना है, तो अपन क्या करोगे, उसमें संतर्पण चिकित्सा करोगे। ये नॉर्मल सा कंसेप्ट था। पहला कंसेप्ट अपन ने आश्रय आश्रय वाला देख लिया, अब ये दूसरा कंसेप्ट है। ठीक है, वृद्धि जो होती है, और वृद्धि जो होती है वो हमेशा किससे, श्लेष्मा से संबंधित होती है। जहाँ पे कोई भी चीज़ बढ़ेगी, ठीक है, तो वहाँ पे उसको अपन कफ से रिलेट करते हैं, और जहाँ पे भी कमी होती है उसको हम किससे, वात से रिलेट करते हैं। कुल मिलाकर के संतर्पण से जो होता है वो कफ बढ़ता है, अपतर्पण से वात बढ़ता है। ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। अब इसके अंदर जैसे अपन ने वात के अंदर एक्सेप्शन देखा था, सेम ऐसा कैसा एक्सेप्शन अब इस कंसेप्ट के अंदर भी वात में आएगा। तो देखो
यहाँ पे क्या बोल रहा है, वृद्धि और क्षय से उत्पन्न विकारों का शीघ्र ही क्रमशः लंघन और भृंगण से उपचार करना चाहिए। मतलब अगर वृद्धि हो तो लंघन कराओ, ठीक है, और अगर क्षय होता है तो भृंगण कराओ। लेकिन वात के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई वात की जो है वो वृद्धि हो रही है, तो क्या उसके अंदर लंघन कराओगे? क्या लंघन से वात और बढ़ जाएगा, बढ़ने जाएगा, है ना। तो वात की अगर वृद्धि होती है तो वहाँ पे उल्टा कंसेप्ट चलेगा, वृद्धि के अंदर भ्रंगण कराओगे। और वात की अगर क्षय हो रहा है, वात का अगर क्षय हो रहा है तो वहाँ पे क्या कराओगे, लंघन कराओगे। समझ गए? वात का क्षय हो रहा है मतलब कफ बढ़ रहा है, ठीक है। एक बार इस कंसेप्ट को वापस से रिवाइज कर लेते हैं। दो चीज़ें अपन ने पढ़ी है, ठीक है, उन दोनों के एक्सेप्शंस देखे हैं। तो पहले दो चीज़ें अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, आश्रय और आश्रयी, ठीक है। जैसे वात पित्त कफ के अलग अलग आश्रय होते हैं, इसमें से एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, वात को हटा दो इसमें से, ठीक है। अगर आश्रय बढ़ता है तो आश्रयी भी बढ़ता है, ये पहला कंसेप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन वात के अंदर क्या होता है कि अगर आश्रय बढ़ता है तो आश्रयी कम होता है, मतलब वात बढ़ेगा तो अस्थि कम होगा, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि भाई अगर बॉडी के अंदर कहीं पर कोई क्षय होता है ना, अगर मैं बोलूँ कि किसी दोष का या धातु का क्षय हो रहा है, क्षय होता है, तो उसकी हम चिकित्सा कैसे करते हैं, भृंगण से करते हैं, यानी कि संतर्पण चिकित्सा करते हैं, बढ़ा देते हैं उसको। और अगर किसी की वृद्धि हो रही होती है, वृद्धि के अंदर हम उसके अंदर लंघन चिकित्सा करते हैं, ठीक है। ये दूसरा कंसेप्ट था जो सबके लिए था। लेकिन वात रे स्पेशल, वात क्या करता है कि अगर वात के अंदर अगर क्षय हो रहा है, वात का क्षय है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, उसमें आप लंघन की चिकित्सा करोगे, अपतर्पण करोगे वात के क्षय में। यहाँ पे भृंगण कर रहे थे, इधर यहाँ पे अपन लंघन करेंगे, ठीक है। वात का क्षय मतलब कफ बढ़ गया, तो कफ बढ़ गया तो लंघन ही तो कराओगे। फिर वात की वृद्धि अगर हो रही है, अगर अगर वात की वृद्धि हो रही है तो वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे भृंगण चिकित्सा करोगे, वहाँ पे लंघन नहीं कराना, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट थे और दो इसके एक्सेप्शन थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साइड में लिख लेना इन दोनों कंसेप्ट को अच्छी तरीके से। आश्रय आश्रय का भाव जो है, ये कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे दोष चिकित्सा में अपवाद, वही बात है जो अपन ने अभी वात के बारे में पढ़ी थी ना, बस यही चीज़ है इसके अंदर। बताइए कहाँ गया ओज, ये एक पेज रह गया क्या इसमें? अभी जो इम्पोर्टेंट पेज था वो तो रह गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें है ना, कोटेशन नंबर निकाल दो तुम, कौन सा निकालोगे, 30 से 33 निकाल दो, ठीक है। ये पेज थोड़ा रह गया था। देखो इसके अंदर क्या है, सबके पास बुक तो होगी वैसे भी। इसमें क्या है, विशेष रूप से जिसके पास नहीं है ना, अगर किसी के पास, तो कोई फ़ोटो लेकर के ग्रुप में सेंड कर देना उसका पिक्चर, ठीक है। तो देखो विशेष व्यवस्था में यहाँ पे चिकित्सा बताई है, किसकी चिकित्सा, यहाँ पे हमने सबके लिए बात कर ली कि वृद्ध होता है तो ऐसा होता है, क्षय होता है तो इसके ये कर्म होते हैं। अब अपन को पता चल गया कि वही वायु इसकी कम है, बड़ी हुई है, इसकी मेद धातु कम है, बड़ी हुई है, तो अपन को चिकित्सा कैसे करनी है। तो यहाँ पे ये चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं। देखो रक्त वृद्धि, सब लोग बुक निकाल लेना है ना। अगर रक्त वृद्धि होती है तो उसकी चिकित्सा कैसे करोगे, तो वहाँ पे बताया, रक्त अगर बढ़ गया ब्लड तो क्या करो, निकाल दो, तो रक्त मोक्षण करा लो। रक्त मोक्षण अपन ने पहले भी देखा था शरद ऋतुचर्या के अंदर, कि यहाँ पे पित्त बढ़ रहा था इसलिए, ठीक है। तो रक्त मोक्षण करा दो। दूसरा चीज़ क्या करा दो, रक्त बढ़ गया मतलब क्या हो गया, पित्त बढ़ गया। पित्त बढ़ गया तो पित्त के लिए अपन क्या कराते हैं, हमेशा विरेचन कराते हैं, विरेचन श्रेष्ठ होता है। तो दो चीज़ें करा लो, क्या कराओगे, रक्त मोक्षण कराओगे और विरेचन कराओगे, ठीक है। फिर रक्त आ गया, उसके बाद में मांस धातु अगर होती है, मांस के अंदर अपन ने देखो क्या हो रहा था, ट्यूमर्स हो रहे थे। मांस धातु की वृद्धि से क्या ट्यूमर्स हो रहे थे ना, तो उसके अंदर अगर कोई ऐसा पॉलिप बन जाता है या ऐसा कोई ट्यूमर हो जाता है, सिस्ट ऐसे बन जाती है, तो उसके अंदर चिकित्सा में क्या बोला कि इसके क्या करोगे, शस्त्र क्षार और अग्नि करोगे, मतलब सर्जिकल प्रोसीजर्स करोगे, वहाँ पे शस्त्र कर्म करोगे, क्षार कर्म करोगे, क्षार लगाना वहाँ पे, ठीक है। और अग्निकर्म करोगे, अग्निकर्म मतलब जला देते हैं अपन उस चीज़ को, मस्सा वगैरह ऐसा होता है ना, तो फिर उसको जला देते हैं। तो शस्त्र क्षार अग्निकर्म किसमें, मांस धातु के अंदर करोगे। फिर क्या हो गया, मेद धातु की, मेद धातु में भी दो चीज़ें हो गई कि या तो मेद की वृद्धि हो जाए या फिर मेद का क्षय हो जाए। तो अगर मेद की वृद्धि हो जाती है तो बताओ क्या करोगे, अगर मेद बढ़ गया, अपने अभी पिछला कंसेप्ट क्या देखा था कि जहाँ पर भी किसी भी चीज़ की वृद्धि हो गई वहाँ क्या करोगे, हमेशा अपतर्पण कराओगे। तो मेद के अंदर किसी का मेद बढ़ा हुआ है, मतलब कोई मोटा व्यक्ति है, तो उसको अपन लंघन ही तो करवाते हैं, अपतर्पण चिकित्सा करते हैं, तो इसमें अपतर्पण चिकित्सा करो। और अगर किसी की मेद का क्षय हो गया तो उसमें क्या करोगे, उसमें संतर्पण या भ्रूण चिकित्सा करनी है, तो मेद हो गया। फिर मांस मेद अस्थि, अस्थि की जो चिकित्सा है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी तुम्हें लगेगी
और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है अस्थि की चिकित्सा। अस्थि के अंदर क्या करोगे, एक तो खिलाओगे, दूसरा शोधन चिकित्सा करोगे। तो उसको दूध दही खिलाओ, क्या करो, दूध और घी खिलाना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, उसको बस्ती देना है, क्योंकि अस्थिगत अगर रोग हुआ, इसका मतलब क्या है, अस्थि के अंदर किसका आश्रय होता है, वात का आश्रय होता है। तो अपन को वात की चिकित्सा करनी है, तो वात के लिए बस्ती बेस्ट होती है, ठीक है। दूध घी खिलाओ और साथ में क्या करो, बस्ती दो उसको। अब इसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये तो दो, लेकिन ये सारी सिद्ध होनी चाहिए किससे, तिक्त रस से। तिक्त रस से सिद्ध करके, मतलब दूध अगर इसको देना है तो उसमें कोई तिक्त ड्रग डाल दो, उसको उबालो, फिर छान करके फिर उसको दो। बस्ती का अगर जो अपन द्रव्य बनाते हैं, बस्ती में जो आप मेडिकेशंस बनाते हैं, उसके अंदर जो आप तेल यूज़ कर रहे हो, अगर अनुवासन बस्ती दे रहे हो तो उसमें तिक्त द्रव्यों से उसको सिद्ध करके फिर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तिक्त रस से सिद्ध करने के बाद में ये चीज़ें देनी है अस्थिक्षय के अंदर, ठीक है। इसका रीज़न मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था, पर मुझे कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर अभी तक मिला नहीं है। तो मेरी खोज जारी है, आप भी ढूंढते रहें, जैसे मिलेगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगी, आपको मिले तो आप बताएं, ठीक है, कि अपन तिक्त ही क्यों यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तिक्त तो वात को और बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी धातुएं कंप्लीट हो चुकी हैं। मज्जा और शुक्र की बात है ना, इन्होंने यहाँ पे नहीं की है। मज्जा और शुक्र में तुम लिख लो साइड में अगर लिखना चाहो तो। आचार्य चरक ने बताया है कि इसमें हम मधुर तिक्त अन्न देते हैं, मधुर तिक्त अन्न खाने को देंगे और बाद में इसका शोधन कराएंगे मज्जा और शुक्र के अंदर, ठीक है। इसके अलावा व्यायाम, मैथुन, ये भी बता रखा है। तो इंपॉर्टेंट तो इसमें मधुर तिक्त अन्न और शोधन ही है। फिर यहाँ पे 7 धातुएं कंप्लीट हो गई। अब अपन मल की बात करेंगे। तो मल के अंदर अगर पुरीश वृद्धि होती है तो पुरीश वृद्धि की चिकित्सा कैसे करनी है, अतिसार के जैसे करनी है। पुरुष के अंदर अगर वृद्धि हो गई तो अतिसार जैसे चिकित्सा कर लो। पुरुष वृद्धि का तो यही मतलब हुआ ना, अतिसार हो गया, ठीक है। और अगर क्षय हो जाता है, अगर पुरुष का क्षय होता है तो अपन को पुरुष को बढ़ाने वाले काम देने हैं, बढ़ाने वाली चीज़ें देनी है, ठीक है, जो शरीर के अंदर मल को बढ़ा दे। इसमें सबसे बेस्ट होती है ना माश। माश बोले तो उड़द की दाल, ठीक है, माश या राजमाश। राजमाश मतलब राजमा होता है, ठीक है। तो माश और राजमाश उसको दो। इसमें एक केस था, क्या खैर थोड़ा बड़ा है पर चलो बता देती हूँ। क्या हुआ, हमारे जो बॉस में पढ़ा रहे थे ना, विशाल बॉस को शायद तुम जानते हो, एनाटॉमी पढ़ाते थे, पहले थे, तुमसे पहले थे, बहुत पहले थे। उनके पास में एक पेशेंट आया, तो उसको क्या है कि कॉन्स्टिपेशन था, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था, मतलब 3-4 दिन हो गए उसको मोशन क्लियर नहीं आ रहा था। तो बॉस को लगा कि भाई हाँ पूरी क्षय का पेशेंट है, उनको लगा दी बस्ती, बढ़िया एनिमा दे दिया। अब क्या हुआ, 2 दिन उसका ये ट्रीटमेंट चला और तीसरे दिन वो आया, एकदम ऐसे खड़े रहने वाली भी कंडीशन नहीं थी उसकी, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मतलब उसको लिटा करके लाए थे स्ट्रेचर पे पेशेंट, उसके घर वाले, कि ये क्या हो गया उसको एकदम से। फिर जब उनको क्रॉस एग्जामिन किया तो पता चला कि इसमें पुरीश का क्षय हो गया था, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा था उसको, उसका जो पुरीश था वो बन ही नहीं रहा था। मतलब उसकी अग्नि इतनी तेज थी कि जो खा रहा था वो डाइजेस्ट हो रहा था, तो मल उसका बन ही नहीं रहा था। और उसमें क्या कर दिया, एनिमा ले दिया अपन ने, बस्ती दे दी, तो जो पुरुष उसके अंदर था उसको भी निकाल दिया। तो वहाँ पे क्या हो गया, वात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और वात पुरुष के क्षय के लक्षण में अपन ने क्या बढ़ा देखा था कि वात बढ़ जाती है, फिर वो ऊपर नीचे हृदय में जाती है, उधर पार्श्व में जाती है और वहाँ पे ऐठन करती है, तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो वहाँ पर फिर उन्होंने क्या किया, बॉस ने फिर उसको बोला कि उड़द की दाल खाओ। फिर उसने उड़द की दाल खाई। तो उस उड़द की दाल जो होती है ना, वो सबसे वर्स्ट क्वालिटी की दाल होती है, अपन ने पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था अभी, तुमने नहीं पढ़ा था, वो वीडियो मुझे रिकॉर्ड करनी है। तो उड़द की जो दाल होती है वो वर्स्ट क्वालिटी की होती है, क्योंकि वो मानसिक दोषों को भी बढ़ाती है, शारीरिक दोषों को भी बढ़ाती है, मल को बढ़ाती है, ठीक है। इसका एक ही काम अच्छा होता है कि ये बहुत अच्छे वृक्ष होती है, ठीक है, बस ये एक ही इसका अच्छा काम होता है। बाकी क्या है, ये मल को बढ़ाती है, तामसिक प्रकृति की होती है, इसलिए इसको नहीं देते। लेकिन अगर पुरुष का क्षय हो जाता है, कुल मिला के बात ये है कि अगर पुरुष का क्षय हो जाता है तो वहाँ पे अपन इसको माश दे देंगे खाने को। माश मतलब उड़द की दाल, ठीक है। राजमाश मतलब राजमा देंगे। दूसरी चीज़ क्या देंगे, एक तो मांस तो दे दिया, दूसरा इसको मतलब दाल तो दे दी, अब इसको मांस देंगे। कैसा दोगे, भेड़ और बकरे के जो मध्य भाग होता है, जैसे ये मान लो ये भेड़ है ना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर बनाई है मैंने। तो ये जो भेड़ है इसके मध्य भाग में जो होता है ना, फैट ज़्यादा होगा, उसमें मांस ज़्यादा होगा, इस वजह से, ठीक है। इसका मांस उसको दो, किसका, भेड़ और बकरे का मध्य भाग का मांस, और दूसरा माश देना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो पुरुष के अंदर अपन ने देख लिया। उसके बाद में क्या आ रहा है, कहाँ गया, मूत्र।
ठीक है। तो मूत्र वृद्धि, मूत्र के अंदर भी दो कंडीशन हो सकती है, तो मूत्र की या तो वृद्धि हो जाए या उसका क्षय हो जाए। तो अगर मूत्र की वृद्धि होती है तो उसकी प्रमेह जैसे चिकित्सा करनी है। प्रमेह का लक्षण होता है प्रभुता अविल मूत्रता। प्रमेह मतलब डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ होती है तो डायबिटीज़ इंसिपिडिस तुमने पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है ना। तो प्रमेह के अंदर जो हम चिकित्सा देते हैं वही हमें मूत्र वृद्धि के अंदर देनी है। और मूत्र का अगर क्षय हो जाए तो उसके अंदर कैसी, मूत्र कृच्छ जैसी, मूत्र कृच्छ, मूत्र कृच्छ मतलब डिस्यूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन, जब धीरे कम कम क्वांटिटी में भी यूरिन कम आता है और साथ में पेन और होता है, तो उसकी चिकित्सा करनी है। जैसे मूत्र कृच्छ की करते हैं वैसी इसके अंदर करनी है, ठीक है। फिर स्वेदजन्य अगर व्याधि होती है, अगर स्वेद का क्षय हो जाता है, ठीक है, स्वेद का क्षय के अंदर क्या करोगे, अगर क्षय हो गया तो अपन को स्वेद इंड्यूस करना पड़ेगा, तो उसको व्यायाम कराओ, अभ्यंग कराओ, स्वेदन कराओ, ठीक है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें मद्य का यूज़ करो। अगर मद्य का यूज़ करोगे तो स्वेद क्षय के अंदर वो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि मद्य का अपन ने गुण देखा था कि वो सूक्ष्म स्रोतों अनुप्रवेशी होगा। स्वेटिंग कब नहीं होती है अपन को, स्वेटिंग होना इसका मतलब क्या है कि आपके जो चैनल्स है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, है ना, सब कुछ, कहीं पर कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर स्वेटिंग नहीं होती है किसी को बहुत वर्कआउट करने के बाद में भी, इसका मतलब क्या है, उसके चैनल्स में ब्लॉकेज है, उसके स्रोतस में अवरोध हो गया है, इस वजह से उसको स्वेटिंग नहीं हो रही। तो मध्य क्या करेगा, वहाँ पे पहुँच करके और उसके स्रोतस को क्लीन करेगा, जैसे क्लीन करेगा उसको स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो व्यायाम करो, अभ्यंग करो, स्वेदन करो और साथ में मद्य का यूज़ करो। तो ये इन सब की चिकित्सा हो गई। अब ये अग्नि का कार्य ये भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक चीज़ और आती है इसके अंदर, देखो अभी अपन ने मल का कंसेप्ट पढ़ा था। क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर मल की वृद्धि होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मल का संग हो जाता है। संग मतलब मल रुक जाता है तो उसकी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और अगर मल की अति प्रवृत्ति होती है, इसका मतलब क्या हुआ, मलों का क्षय हुआ होगा। अब यहाँ पे अपन ऐसे धातु की बात करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर 13 तरह की अग्नियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें 7 धातु अग्नि हो गई, है ना, 5 भूताग्नि हो गई, और एक जो होती है, एक यहाँ पे अपनी मेन जो जाठराग्नि होती है। अब ये जाठराग्नि ही मेन होती है, ये इन दोनों अग्नियों को काम में लगाती है। अगर ये अच्छी तरीके से काम करेगी तो ये भी अच्छी तरीके से काम करेगी, ठीक है। अब अगर सोचो कि कभी अग्नि जो अपनी धातु के अंदर जो अग्नि है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, उस अग्नि के अंदर मंद हो गया, अग्नि मांद्य होगा वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये बोल रहा है कि धातु की वृद्धि होगी। मतलब धातु अग्नि दो चीज़ें हो सकती है कि अगर वो कम हो जाती है तो धातु की वृद्धि होगी, और अगर धातु की अग्नि बढ़ जाती है तो धातु का क्षय हो गया। देखो अजीब सी चीज़ लग रही है ना, ये जो धातु की बात कर रही है इसके यहाँ पे पी लगाओ, पूर्व धातु की वृद्धि और पूर्व धातु का क्षय होगा। कैसे होगा, अब इसको समझो। मान लो कि हमारे पास में रसाग्नि है ना, रसाग्नि कम काम कर रही है, रसाग्नि क्या कर रही है, कम काम कर रही है। तो रसाग्नि का काम क्या होता है, रक्त कर लो इसको, चलो रक्त करो। रक्ताग्नि का काम क्या होगा कि वो रस से, यहाँ पे इसकी रक्ताग्नि काम करेगी और रक्त को बनाएगा। रक्ताग्नि का काम ये होता है कि वो रक्त को बनाता है। अब ये जो अग्नि अपने पास है ये कम हो गई, ये कम हो गई, तो यहाँ पे रक्त तो बना ही नहीं, नहीं बना। तो अगर ये रस जो पूरा था वो रक्त के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ तो रस क्या होगा, वो बढ़ता रहा, क्योंकि आहार रस से तो ये बराबर रस बनता जा रहा है। आहार रस की जो जठराग्नि है वो तो सही काम कर रही है, तो रस बढ़ता जाएगा। लेकिन ये रस जो बढ़ा हुआ है ये रक्त के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये तो कम हो गया लेकिन ये बढ़ता जाएगा। तो देखो पूर्व धातु की, पूर्व धातु मतलब पहले वाली धातु की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, कैसे हुई, जब अग्नि मंद हो गई। रक्ताग्नि अगर मंद हो गई तो पूर्व धातु की वृद्धि हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप समझो कि अगर ये रक्ताग्नि तीव्र हो गई, मैंने बोला रक्ताग्नि बढ़ गई, ये अग्नि बढ़ गई, अगर ये बढ़ गई तो रस क्या है, सारा जो है इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो बढ़ जाएगा। लेकिन पूर्व धातु का क्या होगा, पूर्व धातु का तो क्षय हो जाएगा। तो अग्नि अगर बढ़ जाती है तो पूर्व धातु का क्षय होता है, और अग्नि अगर कम होती है तो पूर्व धातु की वृद्धि होती है, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को इस एग्जाम्पल के साथ में साइड में अपनी बुक के अंदर बना लेना, अच्छी तरीके से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये प्रॉफ के अंदर और साथ में MCQs के अंदर भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट था। अब ओज भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई, इसको भी बुक से ही देखना पड़ेगा अब तुमको
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बुक होगी ना सभी के पास? नहीं हो तो वो ग्रुप के अंदर इसका फ़ोटो शेयर कर देना कोई बच्चा जिसके पास में बुक हो, ठीक है? अब ये बस ख़त्म होने ही वाला है, इसको अपन कंप्लीट करके छोड़ेंगे आज। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रोग उत्पत्ति का क्रम, कि रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। हाँ, देखो अब ये बोल रहा है कि रसों से दूषित दोष धातु को दूषित करते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि ये रोगों की उत्पत्ति कैसे होती है, कि दोष जो होता है वो धातु को दूषित करता है, फिर वो मल को दूषित करता है। तो अपन को क्या करना है, रोग की उत्पत्ति करनी है। रोग के लिए शरीर के जो मूल होते हैं क्या होते हैं, दोष, धातु और मल, इन तीनों की दृष्टि जरूरी होती है, ठीक है। अब ये दोष जो होता है वो दोष कैसे बन रहा था, अपन खाना खा रहे थे, उसमें आहार का डाइजेशन हो रहा था और उससे जो मल बन रहा था उसी से ही तो अपन जो मल बन रहा था उसी से तो दोष बन रहे थे। जैसे रस का अगर मल बना तो उसके साथ में कौन सा कफ दोष बना है, रस के साथ में कफ दोष बनता है, रक्त बनता है तो वहाँ पे पित्त दोष बनता है। तो अपन ने जो खाना खाया, मतलब जो आहार रस है, वो आहार रस अगर अपने उल्टा सीधा कुछ खा लिया तो ये आहार रस किसको, दोष को दूषित करेगा। फिर ये दोष धातुओं को दूषित करेगा, क्योंकि दोष धातुओं में आश्रित होते हैं। फिर जो ये धातुएं हैं ये मलायनों को दूषित करेगी। किसको, मल आयनों को, मल को नहीं, मलायन को, जहाँ पे मल रहता है उसको। तो अब ये मलायन की यहाँ पे संख्या बता रखी है, तो देखो कितनी संख्या होगी कि 2 तो अधः भाग में होते हैं, टोटल 9 है, 2 है अधः भाग में, मतलब कि मल मार्ग और मूत्र मार्ग 2 अधः भाग में हो गए, और जो 7 होंगे वो 7 शिर में होते हैं। 7 शिर में कौन से, 2 कान हो गए, 2 नेत्र हो गए, 2 नासिका रंध्र हो गए और 1 मुख हो गया, ठीक है। तो ये 7 जो होते हैं वो शिर में होते हैं, तो जो होते हैं वो क्या है, अधः भाग में होंगे, मल मार्ग और मूत्र मार्ग। तो ये 7 मलायनों को ये दूषित करेगा। और फाइनली क्या होता है, मलायन के अनुसार इसमें अलग अलग तरीके के रोग होते हैं। तो ये रोग उत्पत्ति क्रम है, ये कभी पूछा नहीं गया है, पर बस इसको दिमाग में रखना कि कैसे कैसे दुष्टि होती है। हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि मलायन कितने होते हैं, तो टोटल 9 है, 2 नीचे और 7 जो है शिर प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे ये ओज की बात करेगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं तुम्हें अनम्यूट करती हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे, कि किसी के पास बुक नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर अपन कल रखेंगे उसको। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना, कुछ बता दो भाई, तो आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, नहीं है बुक, नहीं मैनेज कर पाओगे, अब बताओ आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसे बुक नहीं है तो फिर किसी किसी को दिक्कत होगी जिसके पास नहीं है। तो मैसेज करो, कुछ भी बोलो, कुछ तो बोलो, रिकॉर्डिंग चल रही है भाई। ठीक है चलो, तो अब आगे ओज से अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। वैसे थोड़ा सा ही था, 10 एक मिनट का ही है, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। आज की क्लास डिसमिस।